नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैंने लगभग 15-20 दिन पहले अपने कुछ वीडियो में ये बात कही थी, जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मैंने सवाल किए थे, कई बार डिबेट रखी थी कि सदन में हंगामे के पीछे खेल किसका है। कहीं ऐसा तो नहीं है साहेब की बिछी बिछाई पिच पर राहुल गांधी खेल रहे हैं। मैंने कई बार ये कहा था कहीं ऐसा ना हो कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस सदन चलने नहीं दे रही है वो मुद्दा राफेल की तरह निकले और उसकी हवा निकल जाए। मैं आज के इस इंटरव्यू में खास तौर से शरद पवार के इंटरव्यू का जिक्र करना चाहूँगा। मैं बताऊंगा कि ग्राउंड लेवल पे इसकी हकीकत क्या है। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना आपसे। आप सब मेरी आत्मा हैं, आप सब मेरे दर्शक हैं, आप सब की वजह से 4PM आज यहाँ तक पहुँचा है। अगर उचित लगे छोटी सी मदद कीजिएगा। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा हमारी मेंबरशिप का। आपको उचित लगे तो फॉर्म भरिए, थोड़ी मदद कीजिए, हम लोग और मजबूत हो सकें। तो बात आता हूँ कि कल के इंटरव्यू की। NDTV के संजय पुगलिया जी ने शरद पवार का इंटरव्यू किया। संजय पुगलिया जी शानदार पत्रकार, एक लंबी पारी उन्होंने पत्रकारिता की है। शरद पवार से बातचीत भी, मूल भाव भी इसी बात का था। लेकिन जो सवाल हुए और जो जवाब आए वो निश्चित रूप से गौर करने योग्य हैं। पहली बात तो ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर NDTV और संजय पुगलिया जी लाख कोशिश कर लेते तब भी शरद पवार से कोई प्रायोजित सवाल नहीं पूछ सकते थे, और पूछते भी तो शरद पवार जैसा नेता प्रायोजित जवाब दे नहीं सकता। 56 साल से वो किसी न किसी सदन के नेता हैं शरद पवार। कहा जाता है कि देश की राजनीति के आज के दौर में वो चाणक्य हैं जिनके चारों तरफ से देश की राजनीति घूमती है। महाराष्ट्र में सरकार बन रही थी, उनके भतीजे ने के साथ सरकार बन गई थी और शरद पवार की 64 बिछी और 24 घंटे में कहानी बदल गई। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इतनी किरकिरी शायद कभी नहीं हुई। ये शरद पवार की राजनीति का हिस्सा था। शरद पवार का रुतबा वो है कि एक बार गलती से ईडी ने नोटिस भेज दिया था और शरद पवार ने कहा मैं तुम्हारे मुख्यालय आता हूं, तो हड़कंप मच गया था। सब समझ गए थे कि अगर शरद पवार ईडी के मुख्यालय पर चले गए तो महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा। ईडी को अपने पैर वापस लेने पड़ गए। शरद पवार वो नेता हैं जिनके नाम पर विपक्ष के लगभग सभी नेता एक सुर में सहमत होते हैं, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो। विपक्ष की धुरी हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें कहीं से आती हैं तो वो महाराष्ट्र है। सारी संभावना महाराष्ट्र पर टिकी है। अगर साहेब की कुर्सी रोकनी है, साहेब की सत्ता रोकनी है, साहेब को आने से रोकना है तो महाराष्ट्र का साथ बहुत जरूरी है। महाअघाड़ी गठबंधन का साथ बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस को एक झटका दिया वीर सावरकर के मुद्दे पर। कहा कि वीर सावरकर का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल अलग अलग बात है। एक राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है। कांग्रेस के लोग हमेशा कहते रहे हैं वीर सावरकर अंग्रेजों से माफ़ी मांगी उन्होंने, वो वीर नहीं थे, वो क्रांतिकारी नहीं थे। ये विवाद हमेशा कांग्रेस करती रही है, सावरकर पर आरोप लगाती रही है और ऐसा आरोप लगा के वो संघ को और बीजेपी को बैकफुट पर खड़ा करती रही है। लेकिन शिवसेना के लिए वीर सावरकर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। कांग्रेस ने समझा कि अब इस मुद्दे को उठाएंगे तो हमारा महाराष्ट्र में गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा, और महाराष्ट्र का गठबंधन खतरे में पड़ा तो शायद दिल्ली सिंहासन की कुर्सी अब फिर सपने जैसी बात रह जाएगी कांग्रेस और विपक्ष के लिए। लिहाजा कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींचे। कांग्रेस पिछले कई महीनों से एक मुद्दे को सड़क से सदन तक लगातार उठा रही है, वो है अडानी का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है, कह रही है जेपीसी होना चाहिए। मैंने कई वीडियो में बोला कि बात ठीक है, आप करिए, आप प्रधानमंत्री को घेरिए, लेकिन जब सदन नहीं चलने दे रहे हैं इस मुद्दे पर तो फायदा सत्ता पक्ष का हो रहा है। सत्ता पक्ष चाहता नहीं है सदन चले,
मैंने अपनी पत्रकारिता के जीवन में कभी नहीं देखा कि खुद सरकार हंगामा करने लगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है सदन चले, लेकिन सरकार चाहती थी ये हंगामा हो जाए, सदन ना चले। और अब तो मुझे शरद पवार का इंटरव्यू देखकर लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस सिर्फ अडानी के मुद्दे पर ही केंद्रित रहे। ये बात मैं और दावे से क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको समझाता हूं। मुझे भी लगा, शुरुआती दौर में मुझे भी लगा कि कांग्रेस ने इतना जबरदस्त मुद्दा उठा दिया कि अब तो प्रधानमंत्री गांव-गांव में सवालों के घेरे में आ जाएंगे। लोग कहेंगे कि भाई ये दोनों की दोस्ती क्या है, क्या मतलब है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने अपने मेरे रिपोर्टर गांव-गांव जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। मैं खुद भी गया पिछले दिनों में, जिसका यूपी उसका देश, इस नारे के साथ मैंने घूमना शुरू किया। कई जिलों में किया, दर्जनों गांवों में गया। मैंने सवाल पूछा, बाकी सवाल पूछे, उनकी स्थितियों पे पूछा। फिर मैंने पूछा कि अडानी को जानते हैं? मेरे रिपोर्टर ने पूछा कि अडानी को जानते हैं, कौन है अडानी? आप यकीन मानिए, अगर 100 लोगों से पूछा तो 90-95% गांव के लोगों को पता ही नहीं था ये अडानी कौन है। संसद होती है जहाँ पे कौशल किशोर जी गए हैं, बैठते हैं। आप कुछ बढ़िया आदमी, आपको जो जानकारी है। कई दिनों से वहाँ पे संसद चल नहीं रही है कि अडानी। आप लोग जानते हैं अडानी क्या है, क्या बाला है? ये तो सर मुझे नहीं मालूम, क्या है हमें नहीं पता। मतलब वहाँ पे हल्ला मच रहा है और यहाँ पे अडानी क्या है पता ही नहीं आपको। भाई हमें नहीं पता भाई। देखो तो ये जो ये मैंने ये सुना है कि कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला है। बाकी क्या है इससे मतलब, क्या है क्या नहीं, ये हमसे नहीं, इससे गाँव कोई मतलब नहीं है आपको, है ना। कौशल किशोर जी यहाँ बैठते हैं, संसद है वो। संसद बहुत दिनों से चलती नहीं है कि एक मुद्दा है अडानी का। यहाँ के लोगों में कुछ पता रहता है इस मुद्दों का, ऐसे मुद्दों का? किसी को कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता रहता। कोई देखना इतना ज्यादा, कहीं गलती से एक दिन कहीं थोड़ी सी बारिश हो जाती, 4 दिन लाइट नहीं आती, कहाँ से देखेंगे? तो वहाँ हल्ला चलता रहता है, यहाँ लोग अडानी को जानते ही नहीं है। यहाँ लोग जान ही नहीं पाते ये क्या हो रहा है। वो तो सोचते हैं ऐसे लोग बस चिल्ला रहे हैं। कोई बता देता कि ऐसा कुछ हो रहा तो लोग परेशान होने लगते हैं। अरे यार भैया कहाँ बता गए, वो क्या कह रहे थे? वो हमारा नाम रमा शंकर है। ये बताइए, गौतम अडानी से वाकिफ हैं आप? नहीं, हमें मालूम नहीं है कि ये क्या बला है। नहीं जानते आप? नाम क्या चाचा आपका? राजा राम। अच्छा, राजा राम जी क्या काम करते हैं? हम किसान हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। किसानी कर। अच्छा, ये बताइए कि गौतम अडानी को जानते हैं? हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा, आप जानते हैं गौतम अडानी के बारे में? गौतम अडानी को फ्रॉडगिरी किया है ना, तो पेपर में तो आता है डेली। क्या जानते हैं? संसद में बड़ा हंगामा हुआ था, कुछ जानते हैं इसके बारे में? उतना ही दूर नहीं, मतलब अडानी का नाम जो है पेपर में आता है रोज। राहुल गांधी उठाता है जो है बात, तो उसकी बात पे तो बात किया जाता है, सुनता ही नहीं कोई उसको। माइक का तार काट देते, जानते हैं। माइक का तार काट दिया राहुल गांधी का, मतलब सब पूरी जानकारी है इसमें, पेपर में देते हैं वही पढ़ लेते। क्या जानकारी है? अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम ननिके। गौतम अडानी के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं भैया, नहीं जानते। टीवी भी नहीं देखते क्या? तो क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कांग्रेस सिर्फ अडानी के इर्द गिर्द रहे हैं, जिससे जो मूलभूत मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे सरकार हिल सकती है, उन मुद्दों की जिक्र ही ना हो? जो बात मैं 15 दिन से पहले से कह रहा था, वही बात शरद पवार ने कही कि देश की इस समय मूलभूत समस्या क्या है। मैं गांव में गया, वो परेशान है बेरोजगारी से, सबसे ज्यादा वो परेशान है महंगाई से, सिलेंडर के 4 गुना बढ़ने से। पिछले 4-5 महीनों से कांग्रेस इनकी बात नहीं कर रही है। बात कर रही है तो बहुत नेपथ्य में बात कर रही है, बात कर रही है सर्वोच्च पे लाके अडानी की बात कर रही है। मुद्दा ही नहीं है। आप मत छोड़िए अडानी का मुद्दा, अडानी के मुद्दे पे बात करिए, लेकिन अडानी के मुद्दे को नंबर 1 पे रख लेंगे और बेरोजगारी और महंगाई को जेड पे रख लेंगे तो यकीन मानिए गांव में आपकी बात करने वाला कोई नहीं होगा। असली वोटर तक यह मुद्दा नहीं पहुंच रहा है, राफेल की तरह। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि जब तक गांव के लोगों को पता ही नहीं होगा कि अडानी कौन है, जेपीसी क्या है, कहां शेयर, किस गांव के आदमी ने शेयर खरीदे, वो जानती नहीं है शेयर होता क्या है। मैं हैरान हूं कि क्या ये कांग्रेस की जो टीम है, कांग्रेस के जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, वो नहीं बता रहे हैं राहुल गांधी को कि पहले बेरोजगारी पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए, दिल्ली में प्रदर्शन करते रहिए। अगर पार्लियामेंट चलती, कांग्रेस बेरोजगारी पे बात कर रही होती, कांग्रेस महंगाई पे बात कर रही होती, कांग्रेस किसानों की आत्महत्या पे बात कर रही होती, कांग्रेस गिरती हुई जीडीपी पे बात कर रही होती,
तो कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होता। इस इंटरव्यू में शरद पवार ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। संजय पुगलिया जी ने सवाल किया शरद पवार से कि जेपीसी को लेकर जो मूवमेंट हो रहा है उस पर आपका क्या मानना है। बहुत सार्थक बात की है शरद पवार ने, और मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा नेता है। 56 साल से किसी न किसी सदन का सदस्य, बहुत बड़ा नेता है। उन्होंने कहा कि ये संसद के गतिरोध को देखकर मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। हालांकि पहले भी हुआ है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शरद पवार ने कहा कि जब मनमोहन सिंह पीएम थे और मैं खुद उनकी सरकार में था, जो 24 मुद्दों पर कई दिन पूरा सेशन धुल गया था, ऐसी हंगामा होता रहा था। बड़े जिम्मेदार लोग थे, मगर यह होने के बाद हम लोग बैठे और हमने बात की कि बाकी जो भी मतभिन्नता हो सकती है, आरोप हो सकते हैं, मगर ये जो फोरम है, ये जो संसद है, वो लोगों की समस्याओं को रखने के लिए है। बहुत ज़रूरी फोरम है और फोरम ही काम नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हमारे सामने होंगे, सब देख रहे होंगे, ये ठीक नहीं है। तब हमने बात की, दुर्भाग्य से अब ये नहीं हुआ। सदन का कामकाज नहीं चलने देना सरकार की नीति के लिए सख्ती से बोलने का अधिकार है, मगर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा और संवाद लोकतंत्र में जरूरी हैं। यदि आप चर्चा और संवाद को नज़रअंदाज करेंगे तो सिस्टम खतरे में आ जाएगा, संकट में आ जाएगा। जेपीसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेली जिम्मेदार नहीं है, बाकी पार्टी भी थी। समाजवादी पार्टी बाद में आई थी, टीडीपी भी आ गई, तमिलनाडु की पार्टी आ गई, कई राजनीतिक पार्टी थी। मगर देखिए, क्या आपने किसी क्षेत्रीय दल को कांग्रेस की तरह आंदोलन करते हुए देखा है? क्या टीडीपी, क्या ममता बनर्जी, क्या अखिलेश यादव ने जिलों में प्रदर्शन जेपीसी की मांग को लेकर किए हैं? इसलिए नहीं किया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को पता है कि गांव में अडानी मुद्दा नहीं है। गांव में मुद्दा है महंगाई का, गांव में मुद्दा है बेरोजगारी का, गांव में मुद्दा है आवारा पशुओं का, गांव में मुद्दा है सफाई का, गांव में मुद्दा है कानून व्यवस्था का। अडानी को गांव में जानते नहीं है। इसीलिए रीजनल पार्टी जेपीसी की मांग में दिल्ली में तो शामिल हुई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तो दिया, मगर पूरे प्रदेश में किसी क्षेत्रीय पार्टी ने आंदोलन नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ग्राउंड लेवल पे ये मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जो 56 साल हो गए सदन में, मैंने कई बार ऐसी समस्या देखी हैं, हंगामे देखे हैं, मगर ऐसा होने के बाद शाम को हंगामा होता था, अगली सुबह चर्चा शुरू होती थी। और शरद पवार ने एक महत्वपूर्ण बात कहा कि संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी है, सदन में गतिरोध आता है तो ठीक है, उस दिन हाउस नहीं चलेगा, मगर दूसरे दिन हाउस चलने के लिए शाम को बैठो, दूसरे दिन बैठो, कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए। ये जो चर्चा का प्रोसेस है वो आजकल नहीं है। मुझे याद है जब गुलाम नबी आज़ाद संसदीय कार्य मंत्री थे, विपक्ष बहुत मजबूत था, कई मुद्दों पर विपक्ष सदन की कार्रवाई नहीं चलने देता था, मगर गुलाम नबी आज़ाद विपक्ष के नेता के साथ बैठकर कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश जरूर करते थे और सदन चल जाता था। आजकल जैसे एक्सट्रीम संघर्ष करना ठीक नहीं है, वैसे चर्चा के प्रोसेस करना बंद करना ये भी ठीक नहीं है। दोनों चीज़ हो गई, इसलिए सेशन धुल गया। बात मैं नहीं, ये 10 दिन पहले आप देखेंगे मैंने यही बात की थी। ये जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की है, सरकार की जिम्मेदारी है सदन चले, मगर सरकार खुद नहीं चाहती कि सदन चले। सरकार चाहती है कांग्रेस अडानी के मुद्दे पे हंगामा करते रहे। कांग्रेस जानती है, भारतीय जनता पार्टी भी, कि इस मुद्दे पे डेंट नहीं पड़ रहा, और कांग्रेस ने जैसे ये करना शुरू किया, मोदी ने अपना दांव चल दिया, जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं। गांव-गांव में संघ के लोगों ने, जो पढ़े लिखे हैं उनको समझाना शुरू किया, जो नहीं जानते हैं उनको समझाना शुरू किया कि एक आदमी है भारत का जो नंबर 3 पे था पैसे वालों में, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना जा रहा था, तो ये विदेशी ताकतों ने ये हम पे हमला कर दिया जिससे हमारा आदमी नीचे आ जाए। ये भाषा आप जानते हैं, संघ की नेटवर्किंग को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ दिया, खुलेआम कह दिया कि हमारा आदमी नंबर 1 पे हो जाता, इसलिए उसको गिराने के लिए साजिश कर दी गई। और क्या साजिश हो गई? अडानी 35वें नंबर पे पहुंचे कल की रिपोर्ट में, फिर वो 23वें 24वें नंबर पे आ गए। पैसा डूबा, अगर नुकसान हुआ शेयर में किसका हुआ? मध्यम वर्गीय परिवार जिसने छोटे छोटे शेयर खरीद रखे थे उसका हुआ। मैं इस बात से कदापि इनकार नहीं कर रहा कि देश के पूंजीपतियों को कुछ गलत ठेके दिए गए, प्रधानमंत्री ने उनके लिए एक्स्ट्रा काम किया, तो मीडिया को, राजनेताओं को, विपक्ष को जरूर करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, सच सामने लाना चाहिए।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मुद्दा ये होना चाहिए, अगर आपकी सारी लड़ाई इस बात की है कि 2024 में मोदी का सिंहासन डोलाना है, साहब को सत्ता से उठाना है, तो आप मूल मुद्दे को पकड़िए, आप देश की जो समस्याएं उनको पकड़िए, किसी माया जाल में मत पड़िए। शरद पवार के इस राजनीतिक बयान पर भूचाल आ गया है। तमाम नेता अलग अलग व्याख्या दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि विपक्ष की एकता को फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस सत्ते में है। जयराम रमेश ने कहा ये उनका निजी विचार है, लेकिन एक आग लगाई है शरद पवार ने, संकेत दिया है कि यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जिसके आधार पर हम चुनाव में चले जाएं। चुनाव के मुद्दे को पकड़ने चाहिए। देश में जो परेशानी है, जो हालात हैं, अग्निवीर है, किसान है, सरकारी पेंशन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन पे पकड़ना चाहिए, ये फोकस करना चाहिए। जाहिर है शरद पवार की लगाई आग में अभी बहुत दिन तक गर्मी पैदा होती रहेगी। क्या क्या होता रहेगा बताता रहूँगा मैं आपको। आप देखते रहिए 4 PM। कुछ और राज्य में चैनल है, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा, अपना साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।